हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इसके बाद में न्यूनतम विचलन की स्थिति ज्ञात की है और लास्ट में एक ग्राफ खींचा और कुछ रंगों के लिए हमने ये न्यूनतम विचलन के लिए एक फॉर्मूला फाइंड किया था हमने, डेल m बराबर n-1a, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज हम वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण और फिर प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता, प्रकीर्णन और रेले का नियम और प्रकीर्णन पे आधारित जो कुछ घटनाएं हैं जो प्रकृति में हमें दिखाई देती है उनके बारे में पढ़ेंगे। इंद्रधनुष के प्रकार, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। देखो, वर्ण का मतलब है रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। मतलब विक्षेपण का मतलब फैलना, टूटना, बिखरना, अपने जो अवयव जो हैं वो क्या हो जाए, अलग अलग हो जाएं। तो आपको पता है कि सफ़ेद रंग के अंदर कितने रंग मिले रहते हैं? 7 रंग मिले होते हैं। सफ़ेद रंग के अंदर 7 रंग मिले होते हैं। सफ़ेद रंग के अंदर सफ़ेद रंग का जो प्रकाश है उसमें 7 रंग मिले होते हैं। 7 रंग मिले होते हैं। जैसे ही ये किसी माध्यम से गुजरता है, जब प्रकाश माध्यम से गुजरता है तो ये अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। तो ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किरण या जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करता है और माध्यम में प्रवेश करने के दौरान वो क्या हो जाए, अपने अवयवी रंगों के अंदर, अवयवी जो रंग है, जो इसके 7 रंग हैं जिसके अंदर वाइव ग्योर, ये 7 रंग मतलब वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंगों के अंदर अगर ये विभाजित हो जाता है तो ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण। मतलब अपने अवयवी जो रंग है, जो अवयवी रंग है, उन अवयवी रंगों के अंदर विभाजित होना, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब आता है प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बोलो या फिर प्रक्षेपण बोलो, एक ही बात है। अब बात करते हैं हम प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण में आप देखोगे कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है, सफ़ेद प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है एक पृष्ठ पर, तो वो जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसके सभी रंग जो हैं, अवयवी रंग हैं, वो क्या हो जाएंगे? विभाजित हो जाते हैं। तो ये फिर यहाँ से जैसे ये निर्गत होगा, ये इधर आ जाएगा, ये निर्गत होगा। ये विभाजित होने पर अपने अवयवी रंगों के अंदर क्या हो गया? अलग हो गया। तो यहाँ से जो लास्ट जो रंग है, लास्ट जो कलर है VIBGYOR, मतलब वाइव-ग्योर, जो नीचे रंग है वो कौन सा रहेगा? नीचे जो है वो बैंगनी रंग रहेगा और सबसे ऊपर जो है वो लाल रंग रहता है और बाकी फिर उसके नीचे ऑरेंज, फिर येलो मतलब पीला, नारंगी, हरा और ये नीला, इंडिगो आसमानी, या फिर ऐसे कहें ये नील ऐसे एक नेवी कलर, तो फिर बाद में आ जाता है बैंगनी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या हुआ, जब प्रिज्म पर कोई सफ़ेद प्रकाश आपतित होता है
तो क्या हो जाता है, वह अपने अवयवी रंगों के अंदर विभाजित हो जाता है। मतलब एक हमें क्या मिल जाता है, 7 रंगों का समूह मिल जाता है। 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। और इसी 7 रंगों के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। तो ये ध्यान रखना है कि जब कोई सफेद प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात जैसे ही निर्गत होती है, वापस से निर्गत होती है, तो उस टाइम पे वो 7 रंगों के अंदर विभाजित हो जाती है। इस विभाजन का कारण जो है वो है अपवर्तनांक, वो है अपवर्तनांक। मतलब जो अलग अलग रंग है, अलग अलग रंग है, उसके लिए एक इंडिविजुअल क्या है, अपवर्तनांक है। मतलब लाल रंग का अपवर्तनांक अलग है, ऑरेंज का अलग है, ग्रीन का अलग है, बैंगनी का अलग है। ऐसे जितने भी रंग है उन सभी के लिए जो अपवर्तनांक है वो क्या है, उनका अलग अलग है। सभी रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक है। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैंगनी रंग का है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक है, बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और लाल रंग का जो अपवर्तनांक है, लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती हैं और बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये रिलेशन हमने पढ़ा था कि जो अपवर्तनांक है वो लेमडा के क्या होता है, तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, वहित क्रमानुपाती होता है। यदि लेमडा ज़्यादा है तो एन कम होगा, लेमडा कम है तो एन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से हमने देखा है कि एन जो है वो क्या हो जाएगा, एन जिसका लेमडा कम है उसका एन ज़्यादा है, जिसका लेमडा ज़्यादा है उसका एन कम है। तो इसीलिए एक चीज़ और हमने देखा था जब कि वर्ण विक्षेपण के अंदर हमने देखा कि जो विचलन कोण है, विचलन कोण है वो क्या होता है, n-1a। मतलब जो है विचलन जो है वो किसके समानुपाती होता है, विचलन जो है वो, विचलन कोण जो है वो किसके समानुपाती हो रहा है, अपवर्तनांक के। मतलब जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा है उसका विचलन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका अपवर्तनांक क्या है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका विचलन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और लाल रंग का विचलन क्या है, ये अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए विचलन क्या होगा, कम होगा। इसीलिए ये जो है लाल रंग जो है वो ऊपर ही आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो सबसे कम जो विचलन है वो किसका होता है, लाल रंग का सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये ध्यान रखना है। उसका रीजन मैंने बता दिया कि प्रिज्म जो है, जो जितने भी रंग हैं, अवयवी जो रंग हैं सफ़ेद प्रकाश के, उन सभी का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग है तो उनके लिए क्या होगा, तरंग दैर्घ्य अलग है, तरंग दैर्घ्य अलग तो उनका विचलन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, अपवर्तनांक के समानुपाती होता है। इसीलिए सबसे नीचे कौन आएगा, बैंगनी, फिर ऊपर क्या आएगा, लाल रंग। इसी वायव ग्योर को जो हम हैं क्या बोलते हैं, वायव ग्योर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। इसको याद रखने का एक तरीका और है, बेंजा, नी है, पिनाला। तो ये बेंजा बैंगनी, नी है बेंजा जामुनी हो गया, नी है नीला, नी है ये नीला है हरा, पी लिख देता हूँ मैं, बेंजा नी है पीनाला, बेंजा नी है पीनाला। मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो इस तरीके से हम इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, वाइव ग्योर याद रख लो या फिर बेंजा नी है पिनाला याद रख लो। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। जस्ट इसके बाद में हम पढ़ते हैं, ये कंप्लीट हो गया स्पेक्ट्रम तक। अब बात करते हैं हम कोणीय विक्षेपण की। कोणीय विक्षेपण की बात करते हैं। कोणीय विक्षेपण को हम थीटा से दर्शाते हैं। तो कोणीय विक्षेपण हो गया कि लाल, ये बैंगनी रंग, बैंगनी रंग का
विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण का अंतर, विचलन कोण का अंतर डेल वी डेल आर, इसको क्या बोलते हैं हम? कोणीय विक्षेपण। इसको क्या बोलेंगे हम? कोणीय विक्षेपण कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण क्या हो गया? बैंगनी रंग का विचलन कोण और लाल रंग का विचलन कोण का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण। मतलब दोनों जो लास्ट वाले जो रंग हैं वो कितने एंगल पे क्या हुए हैं? विक्षेपित हुए हैं। तो पहले अगर लाल रंग निकल रहा है और ये सबसे आगे सबसे लास्ट में बैंगनी रंग, सबसे ऊपर लाल रंग, तो इन दोनों का जो एंगल है, विचलन जो कोण है इन दोनों का जो विचलन कोण है, एक का क्या हो जाएगा? डेल आर और दूसरे का क्या हो जाएगा? डेल वी। तो इन दोनों का जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे हम? कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण क्या हो गया? डेल वी माइनस डेल आर। अब बात करते हैं विक्षेपण समता। विक्षेपण समता क्या हो जाएगी? कोणीय विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को विक्षेपण समता कहते हैं। तो विक्षेपण समता जो है वो क्या हो जाएगी? इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। देखो कोणीय विक्षेपण क्या है? कोण है, तो इसका जो मात्रक वो क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। और विक्षेपण समता देखो कोण और कोण का अनुपात है, इसीलिए क्या हो गई? विमाहीन है। ये क्या है? विमाहीन है। तो थीटा अपॉन डेल वाई क्या है? पीले रंग का विचलन कोण। तो पीले रंग का विचलन कोण जब हम देखेंगे अलग अलग रंगों के लिए, देखो अपवर्तनांक क्या है? अलग अलग है। बैंगनी रंग के लिए होता है सबसे ज़्यादा 1.532 और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है 1.515 और जो नीला रंग है उसके लिए औसत रहता है 1.517। इसीलिए पीले रंग का क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है कि पीले रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है? औसत होता है। जैसे ही जो ग्लास है, जिस कांच का वो प्रिज्म बना है, उसकी वैरायटी पे डिपेंड करता है कि वो कौन से किस्म का कांच है। फ्लिंट कांच भी होता है, अलग होता है। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ डेटा याद रखना है। तो वर्ण विक्षेपण क्या है और प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, स्पेक्ट्रम, कोणीय विक्षेपण और कोणीय समता। एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोणीय समता जितनी ज़्यादा है वह स्पेक्ट्रम जो है या फिर जो वर्ण विक्षेपण है वो क्या होगा? उसमें रंगों का गहरापन ज़्यादा होगा। मतलब गहरापन ज़्यादा होगा, अधिक गहरा होगा। और जो अधिक गहरा होता है वो क्या होता है? संकेंद्रित होता है, मतलब संकीर्ण होगा, वो चौड़ा कम बनेगा। तो जितने वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, विक्षेपण क्षमता है वो क्या होगी? कम होगी। उतना ही क्या होगा? ये ज़्यादा होगी वर्ण विक्षेपण, तो उतना ही क्या होगा? रंग गहरे होंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे, मतलब चमकीला होगा। और जो वो क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। आकार में क्या होगा? संकीर्ण होगा। स्पेक्ट्रम का आकार क्या होगा? संकीर्ण होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकीर्णन और रेले का नियम। प्रकीर्णन और रेले का नियम। प्रकीर्णन पहले प्रकीर्णन को देख लेते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है कि जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो जैसे ही वो वायुमंडल में उपस्थित गैसीय जो अणु हैं, धूल के कण हैं आदि, जो कण इसके अंदर डस्ट वगैरह जो है वो क्या हो रही है? इधर उधर उड़ रही हैं। उनसे जैसे ही आके इंटरेक्ट करता है, मतलब उस अणुओं के अंदर वो जाके उनसे इंटरेक्ट करता है, उस टाइम पे क्या होता है
कि सभी रंग जो हैं वो क्या हो जाते हैं, सभी रंग जो हैं वो एक साथ अवशोषित हो जाते हैं और सारे अवशोषित होने के बाद में एकदम से कोई एक रंग क्या हो जाता है, फैल जाता है। एक रंग क्या हो जाता है, फैल जाता है। जिस कोटि के ये कण हैं, जिस तरंग धैर्य के, मैंने कहा सफेद प्रकाश के अंदर 7 रंग है और सातों रंगों की जो तरंग धैर्य है वो अलग अलग हैं, तरंग धैर्य अलग अलग हैं। तो ये जो कण हैं, धूल के जो कण हैं, इनका जो आकार है, ये आकार जिस तरंग धैर्य की कोटि का है उसी तरंग धैर्य की कोटि को क्या कर देता है, उसी रंग को क्या कर देता है, फैला देता है और बाकी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो उसको जैसे ही फैलाता है तो हमें क्या होता है, एक घटना नज़र आती है जिससे रंग क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसीलिए इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकीर्णन। और ये प्रकीर्णन जो है वो डिपेंड करता है कि माध्यम के जो कण हैं वो क्या होने चाहिए, उनका आकार बहुत कम होना चाहिए तरंग धैर्य से। और अपने जो ये माध्यम जो है, वायुमंडल जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, उसके जो वायुमंडलीय कण है उनका जो आकार है वो बैंगनी रंग और थोड़ा जामुनी मिक्स, बैंगनी और जामुनी, इन दोनों के मिश्रण का है तरंग धैर्य, उसका आकार जो है वो इनका है। इसीलिए यहाँ से एक नीला रंग जो है, नीला रंग है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है और हमें जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, प्रकीर्णन की जो तीव्रता है उसको किस प्रकार से नापा जाए कि प्रकीर्णन कैसे हो रहा है। रंग जो है वो हो सकता है कि थोड़ा फीका फैला है, थोड़ा हल्का गहरा है और कुछ ज़्यादा गहरा है। तो ये चीज़ जो है डिपेंड करता है उसकी प्रकीर्णन की तीव्रता पे। प्रकीर्णन की तीव्रता जो है उसको बताने के लिए रेले ने एक नियम दिया जिससे क्या बोलते हैं, रेले का प्रकीर्णन का नियम। तो रेले का जो नियम है प्रकीर्णन के लिए, रेले ने क्या कहा कि प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो जो है तरंग धैर्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा तरंग धैर्य है उस आकार में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रकीर्णन तीव्रता ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो तरंग धैर्य जितनी कम है उतना ही प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रकीर्णन तीव्रता अगर ज़्यादा करनी है तो तरंग धैर्य क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सबसे कम तरंग धैर्य किसका होता है, बैंगनी रंग का जो तरंग धैर्य सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंग धैर्य है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो बैंगनी रंग और जामुनी रंग होता है और दोनों का एक मिश्रण हमें आसमानी कलर प्राप्त होता है। तो प्रकीर्णन की जो तीव्रता है वो तरंग धैर्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग धैर्य का मान जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगी, प्रकीर्णन तीव्रता होगी। ये नियम तभी लगता है जब माध्यम में उपस्थित जो कण है उनका आकार जो है वो लैम्डा से बहुत कम होना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, ये नियम लागू होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये रेले का नियम हो गया प्रकीर्णन की तीव्रता देने के लिए। अब बात करते हैं हम उदाहरण कि प्रकीर्णन के ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जो दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं या दैनिक जीवन में उनको हमें ये घटित हो जाते हैं दैनिक जीवन में। तो उनके लिए हम देखेंगे, पहला है कि आकाश का नीला दिखाई देना। अब आकाश का नीला रंग दिखाई देने के लिए मैंने अभी बताया कि जैसे ही वायुमंडलीय जो कण है उनका जो आकार है वो बैंगनी रंग और जामुनी रंग और नीले रंग की लगभग कोटि का है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे है बैंगनी रंग जो है वो फैल जाता है।
तो इसीलिए हमें क्या लगता है, वहाँ पे नीला दिखाई देता है। बाकी जैसे अंतरिक्ष यात्री ऊपर से इधर देखता है तो उसे बिल्कुल काला दिखाई देता है। आसमान का रंग बिल्कुल काला दिखाई देता है, आसमान नहीं दिखाई देता, ये हमें दिखाई देता है। तो ये रंग जो फैल जाता है, और उसका रीज़न है कि बैंगनी रंग की जो तरंग धैर्य है वो क्या होती है, सबसे कम, और लाल रंग की तरंग धैर्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा। इसीलिए जो रेले ने जो बात कही कि प्रकीर्णन किसका ज़्यादा तीव्र होगा, उस तीव्रता जो लैम्डा की कोटि तो सबसे कम इसके हैं, तो इसी के लिए होगा। तो नीले रंग के लिए जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए नीला रंग फैल जाता है और आसमान हमें नीला दिखाई देता है। दूसरी घटना है कि जो खतरे के जो निशान हैं, खतरे के निशान लाल रंग के बनाते हैं। तो लाल रंग के क्यों बनाते हैं इनको? लाल रंग को बनाने के लिए अभी मैंने बताया कि जो लाल रंग है, लाल रंग की तरंगधैर्य क्या है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसकी प्रकीर्णन तीव्रता भी क्या है, सबसे कम है। मतलब ये लगभग प्रकीर्णन होता ही नहीं है, इसका कोई प्रकीर्णन नहीं होता है। मतलब ये ऐसे रास्ते के अंदर ऐसे नहीं फैल जाएगा जिससे हमारे हाथ तक पहुँचेगा ही नहीं। तो जो भी लाइट जो है, जो खतरे का निशान जो बनाया जाता है, खतरे का जो लाइट है, खतरे की जो लाइट है वो रेड कलर की बनाई जाती है, लाल कलर की बनाई जाती है। उसका कारण है कि ये रंग जो तरंगधैर्य है वो काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है, क्योंकि इसकी तरंगधैर्य सबसे ज़्यादा है और प्रकीर्णन क्या हो गया, न के बराबर है। मतलब ये रंग यहाँ फैलेगा नहीं। इसके अलावा बाकी के जो रंग अगर हम काम में लेते हैं, अगर नीला रंग लेते तो वो यहीं फैल जाता आसपास में, यहाँ तक पहुँचता नहीं। इसीलिए नीले रंग के खतरे के निशान नहीं बनाए जाते हैं। लाल रंग का प्रकीर्णन बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए काफ़ी दूर तक ये दिखाई देता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसी का, वो है बादलों का सफ़ेद दिखाई देना, कि बादल जो है हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं। बादल सफ़ेद दिखाई देने का कारण है कि बादल जो है वो धूल मिट्टी और जो धूल मिट्टी है, जलवाष्प है, उनसे बनता है। और उनका जो आकार है, उनका आकार जो है वो इस प्रकार से होता है कि वो सभी रंगों का प्रकीर्णन एक साथ करने लग जाता है। जैसे ही सफ़ेद प्रकाश बादलों से इनसे टकराता है, सफ़ेद प्रकाश इन बादलों से टकराता है, उस टाइम पे सभी रंगों का प्रकीर्णन, यानी कि उनको सभी रंगों को एक साथ प्रकीर्णन कर देता है। इसीलिए सातों रंग वापस मिल जाते हैं। सातों रंग वापस मिल जाते हैं, अब हमारे आंखों तक वापस से रिफ्लेक्ट होकर सातों रंग आते हैं। तो वहाँ कोई एक रंग फैलता नहीं है। इसी वजह से ये क्या दिखाई देता, हमें बादल जो है वो सफ़ेद दिखाई देते हैं। इसके बाद में चौथा जो उदाहरण है, चौथा उदाहरण है कि सूर्य उदय होने के टाइम पे और सूर्य अस्त होने के टाइम पे, सूर्य अस्त होने के टाइम पे सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। सूर्य उदय मतलब सुबह सुबह जब हम सूरज को देखते हैं तो वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, और अस्त होने के टाइम पे जब वो छिप जाता है, पश्चिम में आके छिप जाता है, उस टाइम पे भी हमें क्या देता है, लाल रंग दिखाई देता है। जबकि दिन के अंदर उसको लगभग सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। उसका कारण है कि सुबह के टाइम पे, या ऐसे कहें कि उदय और अस्त होने के टाइम पे, उदय होने के टाइम पे और अस्त होने के टाइम पे सूर्य जो है वो काफ़ी दूरी पर रहता है। सूर्य जो है पृथ्वी से काफ़ी दूरी पर रहता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो रंग वहाँ से स्टार्ट होने, सफ़ेद रंग जो आ रहा है, उनमें से जिनकी तरंगधैर्य सबसे कम है, जिनकी तरंगधैर्य सबसे कम है, जैसे बैंगनी रंग की जो तरंगधैर्य है वो क्या है, सबसे कम है। फिर उसके बाद में जामुनी, लगभग ऑरेंज कलर तक, वाइव ऑरेंज कलर तक क्या हो जाता है, सभी रंगों का अवशोषण हो जाता है। मतलब वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, वहीं पे फैल जाते हैं। और लास्ट में जो कलर बचता है वो केवल रेड कलर बचता है, कि इसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है क्योंकि इसकी तरंगधैर्य सबसे ज़्यादा है। इसीलिए ये हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। अपवर्तन मत कर देना, क्योंकि अपवर्तन के कारण तो क्या होता है, उदय होने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है।
4 मिनट पहले ही दिखाई देता है, और इधर क्या होता है 4 मिनट का अंतर आ जाता है, लगभग 2 मिनट बाद में भी दिखाई देता है, अस्त हो जाता है फिर भी दिखाई दे रहा है, उदय हुआ है नहीं फिर भी दिखाई दे रहा है, वो होता है अपवर्तन के कारण। यहाँ लाल रंग दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण क्या है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन है। अब बात करते हैं इंद्रधनुष की, कि इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है, और इंद्रधनुष में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश की जिसके कारण एक इंद्रधनुष बनता है। पहले हम इंद्रधनुष की बात करते हैं कि इंद्रधनुष क्या है, जिसको हम रेनबो बोलते हैं। कि बारिश का, अगर बारिश की बूंदें हैं वायुमंडल में वर्षा की बूंदें हैं, या बरसात या जल वाष्प हैं, तो इन बूंदे हैं, और एक तरफ क्या हो रहा है? सूर्य चमक रहा है, और इधर क्या है? बरसात हो रही है, वर्षा की बूंदें हैं, या जल वाष्प की मात्रा सबसे ज़्यादा है, बारिश हो रही है। उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे ही सफ़ेद प्रकाश इधर आता है, तो इस बूंद के कारण, बरसात की इस बूंद के कारण इसका अपवर्तन होता है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसका वर्ण विक्षेपण होता है। मतलब इस सफ़ेद प्रकाश के लिए कितनी घटनाएं हो जाती है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ये सारे के सारी घटनाएं हम लास्ट क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ये अभी पढ़ा हमने वर्ण विक्षेपण। तो ये तीन घटनाएं जब हो जाती हैं तो हमें एक विपरीत साइड में, जैसे इधर प्रेक्षक है, इधर प्रेक्षक देख रहा है, और ये जो सूर्य है वो क्या है? इसके पीठ की तरफ है, मतलब इसके पीछे है सूर्य, और इसको रेनबो किस तरफ दिखाई देगा? जो इंद्रधनुष है वो इधर दिखाई देगा। 7 रंग जो है वो अलग अलग विक्षेपित हो जाते हैं, और हमें एक अर्धचंद्राकार ऐसा एक रंगों का समूह दिखाई देता है। उसी समूह को हम क्या बोलते हैं? वो अर्धचंद्राकार जो बन रखा है, वो समूह बन रखा है रंगों का, जो बरसात के अंदर सूर्य उपस्थित है एक तरफ बारिश हो रही है, तब अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण हो जाता है उस बूंद के द्वारा। इस वजह से वहाँ पे हमें एक रंगों का समूह दिखाई देता है, एक रंगों का समूह दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक अर्धचंद्राकार दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंद्रधनुष बोलते हैं। ये इंद्रधनुष है वो 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीय इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर, प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्लस में वर्ण विक्षेपण। मतलब रंग जो है एक अलग अलग रंग क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। और प्रकीर्णन के अंदर सिर्फ एक रंग फैलता है। जैसे जैसे तरंग धैर्य मिलती रही, रंग धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? एक एक फैलते जाएंगे, वो प्रकीर्णन है। तो यहाँ पे वर्ण विक्षेपण ये प्राथमिक के अंदर हो जाएगा। और प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो सबसे ऊपर जो रंग है वो लाल दिखाई देता है, और सबसे नीचे जो है वो बैंगनी रंग दिखाई देता है। बाकी इनका क्रम होता है वायव्य, ऐसे 7 रंग जो है एक स्पेक्ट्रम बन जाता है 7 रंगों का। और ये अर्धचंद्राकार ऐसे एक मुड़ा हुआ रहता है, अर्धचंद्राकार। तो इस तरीके से लाल रंग जो ऊपर हो और बैंगनी रंग नीचे हो, बैंगनी रंग नीचे और लाल रंग जो है, लाल रंग है वो क्या हो? ऊपर हो। तो ऐसे इंद्रधनुष को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो वो क्या होगा? अधिक चमकीला होगा, अधिक चमकीला होता है और पतला होता है। ये संकीर्ण होता है, ये चौड़ाई जो है वो कम होती है, संकीर्ण होता है, ये संकीर्ण होता है। तो ये ध्यान रखना है, अधिक चमकीला, संकीर्ण। और इसके अंदर क्या होगा? लाल रंग ऊपर दिखाई देता है और बैंगनी रंग नीचे दिखाई देता है।
और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ये प्राथमिक इंद्रधनुष है। प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर लाल रंग और बैंगनी रंग का जो मध्य का केंद्र है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ऑब्जर्वर की आंखों जो है लाल रंग और बैंगनी रंग के अंदर जो कोण बन रहा है ऑब्जर्वर के, वो 2 डिग्री है, वो 2 डिग्री बनता है। 2 डिग्री का कोण बनता है ऑब्जर्वर की आंखों पर, और लाल रंग और बैंगनी रंग के मध्य जो कोण है वो कितने का बनता है? 2 डिग्री का बनता है। इसके बाद में आता है द्वितीय इंद्रधनुष। द्वितीय इंद्रधनुष, इसमें क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस प्रकार से बनता है द्वितीय इंद्रधनुष। मतलब इसमें क्या होगा? बैंगनी रंग ऊपर होगा और लाल रंग नीचे होगा, और बाकी जो क्रम है वो सेट हो जाएगा वायव्य के अनुसार। वायव्य ऐसे 7 रंग जो हैं, 7 रंग इस तरीके से क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंगों की एक अलग पट्टिका बन जाती है। और ये ध्यान रखना, इनका जो ऑब्जर्वर है, इनको देखने वाले की आंखों के अंदर ऑब्जर्वर में कितने डिग्री का कोण बनता है? 3 डिग्री का कोण बनता है। और ये अधिक चौड़ा होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक चौड़ा होता है और फीका रहता है, हल्का रहता है। इसके रंग जो है बिल्कुल हल्के रहेंगे और 3 डिग्री का कोण बनाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इंद्रधनुष जब इधर दिखाई दे रहा है तो सूर्य जो है उस प्रक्षेप के पीठ के पीछे रहना चाहिए, मतलब पीछे की ओर होगा तभी दिखाई देगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इन वीडियोस को देखें और जो आपको जो PDF दे रखी है उस PDF से नोट्स तैयार करें, उसे पढ़ते रहें, रिवाइज करें, तब जाके आपकी जो तैयारी है कंटिन्यू चल पाएगी, चलती रहेगी।